नमस्कार। अभी जो पहला वीडियो था हमारा वो था सिलेबस का। इंट्रोडक्टरी था, सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और आपने ये जाना कि भाई हम आने वाले समय में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो सेल के बारे में है। सेल के बारे में ही पूरा पेपर लगभग है, सेल और जेनेटिक्स। तो मेजर पोर्शन सेल का है। तो सेल के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी सेल पढ़ेंगे और सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए कि सेल के अंदर जो है समयवार या कैसे एक एक करके खोजें होती गई और किस तरह से हम जो है सेल में कहाँ तक पहुँचे। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो टाइमलाइन के हैं, ये कई बार क्या है ऑब्जेक्टिव में साइंटिस्ट के नेम से आ जाते हैं। तो वन लाइन के या वन वर्ड के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला जो सेल के अंदर बात करेंगे हम, तो सेल जो है हमें पता है कि ये माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, यदि सेल के साइज़ की बात करें, एक नॉर्मल सेल के साइज़ की बात करें तो वो जो है माइक्रोन के अंदर उसको मापा जाएगा। माइक्रोन में यदि उसको मेज़र करेंगे तो हमें हम ये कहें कि सेल को हम अपने जो आँखों से नहीं देख सकते। तो सबसे पहला जो काम है वो माइक्रोस्कोप का है। तो सबसे पहले 1595 के अंदर जेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की। इनके जो खोज करने के बाद ही और भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने हिसाब से जो माइक्रोस्कोप में मॉडिफिकेशंस किए और फिर जो है धीरे धीरे सेल के अंदर जो भी सेल के ऑर्गन्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो धीरे धीरे खोजते गए। फिर उसके बाद 1655 के अंदर सबसे फेमस नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की सबसे पहले खोज की थी। ये जो खोज थी सेल की, ये कॉर्क सेल थी, जो कि कॉर्क का इस्तेमाल उस समय शराब की बोतलों का ढक्कन के रूप में किया जाता था या बोतल के ढक्कन के रूप में किया जाता था। और वो जो कॉर्क थी, वो कॉर्क जो है वो डेड सेल्स थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो कॉर्क थी उसके सेक्शन काट के, पतले पतले स्लाइस काट के, और उसको अपने जो खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो उन्होंने देखा कि चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे जो है आयताकार चैम्बर हैं। तो उन्होंने इसको नाम दिया सेल। सेल मतलब चैम्बर होता है लैटिन के अंदर, सेल्यूली यानी चैम्बर। तो उसके बाद 1674 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए ल्यूवेनहॉक। ये ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और खुद के माइक्रोस्कोप से इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल जो है इन्होंने देखी थी। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की, तो हम बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने। और आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की, तो हम कहेंगे ल्यूवेनहॉक ने। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इन्होंने क्या किया इन्होंने कि अपना जो माइक्रोस्कोप था उसके नीचे जो गंदा पानी था, उस गंदे पानी को उन्होंने डाला। जब गंदे पानी को डाला तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे उसमें छोटे छोटे जो है माइक्रोस्कोपिक जीव उसमें दिखाई दिए। तो ये जो सारे माइक्रोस्कोपिक जीव थे ये प्रोटोजोन्स थे। बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स इन्होंने उसमें मूवमेंट करते हुए देखा। तो इस तरह से उन्होंने पहली जो है लिविंग सेल को देखा और खोजा। इसके बाद जो है 1833 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन हुए। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, सेल के अंदर जो पाया जाता है न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की। 1838 के अंदर स्लीडन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज्ड की। सेल थ्योरी का अलग से एक टॉपिक है छोटा सा, तो उसको हम उसमें पढ़ लेंगे, बाकी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो स्वान थे वो तो जूलॉजिस्ट थे और स्लीडन थे बॉटनिस्ट थे। इन्होंने ये कहा कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग बीइंग की। द सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग बीइंग, यानी कोई भी लिविंग या जीवित जीव है
उसकी जो संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है वो क्या होगी, कोशिका होगी। तो ये जो है इन्होंने प्रपोज किया। 1858 के अंदर रिडोल्फ जो विर्चोव है, उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि सेल जो है वो पहले से स्थित जो सेल है उससे बनती है, यानी कि कहीं से एकदम से जो है आएगी नहीं। सेल जो है, सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं हैं उन्हीं के विभाजन से ही जो है नई सेल का निर्माण होता है। तो इन्होंने जो इनका लैटिन वर्ड था वो था ओमनिस सेलुली ई सेलुला, यानी कि सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, या पूर्ववर्ती नई कोशिकाओं का जो निर्माण है, या कोशिका जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो ये जो सेंटेंस कहा था ये कहा था रुडोल्फ विर्चोव ने कहा था। इसके बाद 1857 के अंदर कॉलिकर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। और हमारे यहाँ 1857 में क्या चल रहा था, भारत की आज़ादी का जो है बिगुल बज रहा था उस समय। 1857 की क्रांति पढ़ते हैं ना अपन, और वहाँ पर जो है कॉलिकर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर रहे थे। 1879 के अंदर फ्लेमिंग ने जो है क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को देखा माइटोसिस के दौरान। जो समसूत्री विभाजन है उस दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका क्या व्यवहार होता है, वो किस तरह से माइग्रेट करते हैं, किस तरह से वो पहले सेंटर में आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फ्लेमिंग जो है नामक साइंटिस्ट ने देखी थी। इसके बाद जो है 1898 में 98 में गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी एपरेटस की खोज की। गोल्जी एपरेटस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं, ठीक है, और ये जो है सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, या कहें तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन या प्रोटीन के पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में ये भाग लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें डिपेंड करती थी कि माइक्रोस्कोप कितना अच्छा है, ठीक है। स्टेनिंग पर डिपेंड करती थी, माइक्रोस्कोप पर डिपेंड करती थी। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की खोज होती गई वैसे वैसे हम सेल की गहराइयों में चलते गए। 1939 के अंदर सीमंस ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की या बनाया सीमंस ने, और इसके बाद जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए सेल की खोज के अंदर वो अभूतपूर्व थे। यानी 1940 के बाद जो है सेल एक साधारण सेल ने के उसके अंदर जो है कोशिकांग और उसकी भी जो है हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर हम खोज पाए, जिसमें कि प्लाज्मा लेमा की जो बाइलेयर स्ट्रक्चर है और भी अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद जो है इसमें डेवलप हुई। 1957 के अंदर मैसेल्सन, स्टाल और विनोगार्ड नाम के 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर डेंसिटी ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया। सेंट्रीफ्यूगेशन एक सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं किसी सेल को, यदि हम अल्ट्रा सेल को क्रश करके और हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग बैंड बना लेते हैं। वो बैंड किस आधार पे बनाते हैं, उनके भार के आधार पर, या कितना बड़ा मॉलिक्यूल, कितना बड़ा जो है ऑर्गेनेलिज है वो सबसे पहले नीचे आएगा, फिर उसके बाद हल्का उससे ऊपर। तो ये जो चीज़ है सेंट्रीफ्यूगेशन से आता है। और इन्होंने क्या करा कि डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया और इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को इसके साथ सेपरेट किया। तो ये जो कुछ खोज थी जिनके कारण हम जो है सेल का आज का जो स्वरूप ये देखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल केंद्रक के आधार पर, केंद्रक की जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव,
प्रिमिटिव मतलब आद्य, प्रिमिटिव मतलब आद्य, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और यूकैरियोट का मतलब होता है, यू मतलब कंप्लीट, और कैरियोट का मतलब कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यू कंप्लीट न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है वो कहलाती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में मेजर डिफरेंस जो होता है ये न्यूक्लियस का होता है, और उसके बाद जो और भी बहुत सारे अंतर होते हैं तो वो मैं बताता हूँ आपको। ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है, और एक ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। क्या क्या एक जो टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी कौन कौन सी होंगी, जैसे बैक्टीरिया सेल है, और बाकी की जो है फंगस, प्लांट्स और एनिमल जो सेल्स हैं वो सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यदि इनके साइज़ की बात करें तो ये 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक का इनका साइज़ होता है। बेसिकली बैक्टीरिया जो सेल होगी वो सेल है, और इनका जो साइज़ है वो 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक पाया जाता है, एवरेज जो है। यानी कि ये कहें कि बैक्टीरिया सेल जो है एक यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल जो है यूकैरियोटिक सेल से छोटी होती है, ओवरऑल कहने का मतलब है। न्यूक्लियस की बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि न्यूक्लियस जो है वो इसमें एब्सेंट होता है। एब्सेंट का मतलब होता है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर मटेरियल तो होगा लेकिन उसमें न्यूक्लियस जैसी संरचना नहीं होगी। तो वो जो न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए आरएनए जो भी है, ठीक है, वो क्या है, वो बिखरी हुई अवस्था में मिलेगा जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यानी कि केंद्रक के ऊपर पाए जाने वाली जो झिल्ली है वो अनुपस्थित होती है, लेकिन उसमें जो पाए जाने वाला न्यूक्लिक एसिड है वो मिलता है, और वो जो है क्या है, पर्टिकुलर मतलब बिखरा हुआ रहेगा वो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि इसमें क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है और उसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं डीएनए की। इसमें डीएनए जो है सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यहाँ लीनियर डीएनए पाया जाता है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं प्लाज्मिड की बात करते हैं, इसमें पाए जाने वाला जो डीएनए वो सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, और इसमें जो पाया जाता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है, यानी कि रेखित होता है। राइबोसोम्स की बात करते हैं, राइबोसोम जो होते हैं इसमें 70S टाइप के होते हैं, और जबकि इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के होते हैं। S4 होता है सेडिमेंटेशन स्वेडबर्ग यूनिट, S मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, और ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है ये सेडिमेंटेशन रेट को डिफाइन करती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राइबोसोम जो होंगे इसमें थोड़े हल्के राइबोसोम पाए जाएंगे, और इसमें यूकैरियोटिक सेल में थोड़े भारी जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब होता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स की। तो एक ही लाइन में है कि इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, यानी कि दोहरी कला से आवृत जो संरचनाएं हैं वो इसमें नहीं पाई जाएंगी। अब कौन कौन सी दोहरी कला से आवृत संरचनाएं हैं, जैसे कि अंदर से लेकर बाहर तक लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस जैसी संरचना नहीं होती। फिर उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो नहीं होता। फिर उसके बाद होता है गोल्जी बॉडी, वो नहीं होता। फिर उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो नहीं होता। तो ये जो सारी संरचना है ये यहाँ एब्सेंट होती हैं, यानी नहीं पाई जाती, और ये सारी संरचनाएं यहाँ पाई जाती हैं। मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेवीय जालिकाएं पाई जाएंगी। फिर उसके बाद है गोल्जी बॉडी मिलेगी। फिर उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें मिलेगा। तो ये सारी संरचनाएं यहाँ मिलती है, जबकि यहाँ अनुपस्थित होती हैं। फ्लैजिला और सीलिया इसमें फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जबकि फ्लैजिला और सीलिया इसमें जो है ट्यूबुलिन नामक जो है प्रोटीन उससे मिलकर बने होते हैं। यानी कि प्रोटीन ही अलग होता है, फ्लैजिलिन होगा यहाँ पर तो, और यहाँ होगा ट्यूबुलिन होगा।
माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है, ठीक है। 1 से 100 तक इनकी संख्या होती है और कार्य के आधार पर और भी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे जहाँ मसल सेल्स हैं वहाँ और भी इनकी संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस का काम होता है, ठीक है। तो एटीपी मतलब एनर्जी, एनर्जी तो ऐसी कोशिकाएं जहाँ लगातार कार्य करती हैं वहाँ क्या है, एटीपी की अधिक आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर ये संख्या जो है हज़ारों और लाखों में भी हो सकती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हज़ारों और लाखों में उसे हो सकती है, जैसे कि मसल्स कोशिकाओं के अंदर। क्लोरोप्लास्ट इसमें अनुपस्थित होता है और एल्गी और प्लांट्स में पाया जाता है। ये जो है एक कोशिकीय होते हैं, जबकि ये हो सकता है कॉलोनी के रूप में भी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में भी पाए जाते हैं। सेल डिवीजन जो होगा इनमें बाइनरी फिशन के द्वारा होगा। बाइनरी फिशन का मतलब है कि कोशिका जो है बीच के हिस्से से जो है स्क्वीज होती है और दो अलग अलग भागों में टूट जाती है। जबकि डिवीजन जो होगा माइटोसिस और मियोसिस होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होगा, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में कि क्रोमोसोम्स एक जो मिडिल प्लेट है, मध्य पटलिका है, उस पर आकर व्यवस्थित होते हैं और फिर उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर जो है पहले न्यूक्लियस का और फिर सेल का डिवीजन होता है। इस तरह से जो है डिवीजन होता है। तो ये जो डिवीजन होगा ये माइटोसिस या मियोसिस कहलाता है। माइटोसिस जो है वो सारी जो है सोमेटिक सेल्स में पाई जाएंगी और मियोसिस जो है वो जर्मिनल सेल के अंदर पाया जाएगा। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो होगा वो कहाँ होगा, जर्मिनल कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में। और माइटोसिस या समसूत्री विभाजन है वो कहाँ होता है, कायिक कोशिकाओं में, सामान्य जो कायिक कोशिकाएं हैं उनमें पाया जाता है। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का में अंतर है। आगे जो है हम इसके सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या कहें तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। हम सेल की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो टाइप ऑफ सेल्स थे, दो प्रकार की, मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और क्या उनमें अंतर होता है। ये यदि क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप उसमें डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको एक एक डिफरेंस को एलोबरेट कर देंगे। यानी कि एक एक जो टॉपिक है उसको आप उसके अंदर पैराग्राफ लिखेंगे। ऐसे नहीं कि इस तरह से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन बड़ा आएगा तो आपको बड़ा ही आंसर देना होगा थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।